Welcome to my channel. Okay, so we are going to make a lot of videos on different international organizations as case studies कि वो किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं, कितनी तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, टाइप्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं या पर्पस क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई, स्ट्रक्चर क्या था और पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। उसके बाद हम लोग उसके इम्पैक्ट की बात करेंगे कि इन रियल वर्ल्ड उनका कोई इम्पैक्ट है भी या नहीं है, या वो सिर्फ ऑन पेपर है या ऑन थ्योरी है, और अगर कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को तो वो कौन से हैं और फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें मल्टीपल सॉवरेन स्टेट्स इन्वॉल्व हो। अब सबसे पहले तो सॉवरेनिटी क्या है और सॉवरेनिटी का कंसेप्ट क्या है, जो भी लोग पॉलिटिकल या आईआर डिस्कोर्स से हैं उनको बहुत क्लियरली पता है कि सॉवरेनिटी क्या होती है, लेकिन फॉर द न्यूबीज आई विल डिस्कस दैट कि सॉवरेनिटी इज द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री to make its own decisions and govern itself without any external interference। कोई भी एंटिटी एक स्टेट तब कहलाती है जब उसमें ये चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कि उस एंटिटी की एक डिफाइंड टेरिटरी हो, उस डिफाइंड टेरिटरी में एक पॉपुलेशन डिफाइन रह रही हो, जो कि पॉपुलेशन बड़ी होती है, लेकिन एक पॉपुलेशन रह रही हो, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक सॉवरेन गवर्नमेंट हो और उस गवर्नमेंट में कैपेसिटी हो इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड करने की, तो वो एंटिटी स्टेट कहलाती है। और अगर कोई भी एंटिटी इन चारों क्राइटेरियाज पे पूरी नहीं उतरी तो वो एंटिटी आपकी नॉन स्टेट एक्टर हो जाती है, जिसमें आ जाती हैं आपकी एमएनसीज आ जाती हैं, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, आपकी एनजीओज आ जाती हैं, आपके टेररिस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि अपना इम्पैक्ट दुनिया पे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे स्टिल डोंट हैव अ टेरिटरी एंड नो पॉपुलेशन एंड नो गवर्नमेंट who is there to govern them, और ना ही कोई इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड करने की, तो किसी भी क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे, तो दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, ओके। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, बंच ऑफ मल्टीपल स्टेट्स हो जो सॉवरेन हो, उन स्टेट्स ने और इंटरनेशनल एक्टर्स ने मिलके आपस में कोऑपरेट करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म बनाया, उसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब वो कॉपरेशन बहुत सारे एरियाज में हो सकती है। वो कॉपरेशन पीस को मेंटेन करने में हो सकती है, वो कॉपरेशन ट्रेड को इन्हांस करने में हो सकती है, वो कॉपरेशन हो सकती है कि ह्यूमन राइट्स पे बेहतर तरीके से काम किया जा सके, वो कॉपरेशन हो सकती है कि हेल्थ के लिए जो चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में एफर्ट्स की जा रही हैं उनको किसी तरह लीड किया जा सके या उन पे काम किया जा सके, या इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इज प्रॉबेबली गोइंग टू बी अ सिक्योरिटी थ्रेट और अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट, तो दैट इज अ प्रॉब्लम जिनसे डील करने की जरूरत है। और इस तरह के सारे मसलों में कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कंट्रीज या नॉन स्टेट एक्टर्स आके बात कर सकते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा। अब मेजर इसकी दो टाइप्स हैं, आगे जाके हम इसकी टाइप्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, आईजीओज शॉर्ट फॉर्म में, और एनजीओज। एनजीओज का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आईजीओज वो होती हैं जिनमें कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, कंट्रीज आर मेंबर स्टेट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटर गवर्नमेंटल का यही मतलब है कि गवर्नमेंट्स के दरमियान में हो रही होती है वो। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई फेस्ट है या कोई भी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन है तो इंट्रा यूनिवर्सिटी है, तो मतलब वो विद इन द यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट्स के बीच में। लेकिन कोई चीज़ अगर इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन है तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के दरमियान होगा, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल। दो गवर्नमेंट्स के दरमियान या मल्टीपल गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनको एक पेज पे ले आए उसको हम आईजीओ कहेंगे, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें मेंबर स्टेट्स हों, जिनमें फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन आ जाती है जिसकी टोटल मेंबर्स हैं 193, जिसमें आपकी WTO आ जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके टोटल मेंबर्स 164 हैं। अब एनजीओज की बात करें तो एनजीओज वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सबको पता है कि उसका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं होता। हमने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एनजीओज का नाम सुना होता है, उनका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं होता। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी भी इंटरनेशनल कॉज के लिए, तो पूरी दुनिया में इशू लोग फेस कर रहे हैं, पोवर्टी है, तो उसको पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी एनजीओज होती हैं जो आपको डिफरेंट तरह के, आपने अक्सर सुना होगा कि वो कोई एनजीओ है, वहाँ पे वो लोगों को सिलाई मशीन दे रहे हैं या वो लोगों को ऑटो रिक्शा लेके दे रहे हैं ताकि वो अपनी अर्निंग कर सकें और पोवर्टी को कम किया जा सके बेसिकली।
अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या रेड क्रॉस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलती हैं, जो कि एनजीओज की परफेक्ट एग्जांपल है। हमें समझ आ गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है और हमें समझ आ गया कि उसकी मेजर टाइप्स क्या हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेंबर स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, और एनजीओ जो प्राइवेट होती हैं और उनके किसी भी इंटरनेशनल कॉज के लिए काम कर रही होती हैं। वो पॉवर्टी हो सकती है, वो हेल्थ हो सकती है, या वो कोई भी इशू जैसे कि एनवायरमेंटल चेंज या क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या हो सकता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एक्चुअली हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि टू प्रमोट कोऑपरेशन होता है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, जो भी उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, जो स्टेट्स। ठीक है, अब उसमें हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, सारी स्टेट्स मिलके उस प्लेटफॉर्म के थ्रू या उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस के लिए काम कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने के लिए काम कर सकते हैं, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा अल्टीमेटली जो गोल होता है वो पीस को प्रमोट करना होता है, कि जब कंट्रीज मिलके किसी चीज के लिए काम करेंगी तो वो अल्टीमेटली आपस में कम लड़ेंगी और पीसफुल माहौल रहेगा। ठीक है, ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी या किस फॉरम पे ये हुआ सब कुछ। ठीक है, अच्छा, अगर हम प्री 20th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो बिटवीन स्टेट्स थे, जिनके थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया गया। जैसे कि हम सबको पता है कि 1803 से लेके 1815 तक नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी, तो उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना वाज द फर्स्ट स्टेप जिससे इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में पीस को मेंटेन किया जा सके, स्पेशली इन यूरोप। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की बात की जाए तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड। इट वाज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। जो मेन पर्पस था लीग ऑफ नेशंस का वो पूरा नहीं हो सका, और फ्यूचर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे उसको भी डिटेल से। लीग ऑफ नेशंस को एक पूरे केस स्टडी के तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजह हुई दैट लीग ऑफ नेशंस अल्टीमेटली फेल्ड टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट की कि किस तरह से प्रोग्रेस किस तरह से आई और अभी क्या चल रहा है, तो हम लोग बात करेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की, क्योंकि हमें पता है लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने एक चीज़ की कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया कि ओके, इसके अकॉर्डिंगली आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी। अगर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था उस टाइम पे, जब 1945 में कोल्ड वॉर का भी टाइम शुरू हो गया। तो उस टाइम पे 1945 में यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। मीनवाइल कोल्ड वॉर के टाइम पे ही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजिकल वॉर के दरमियान IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, जो कि ग्लोबली कंट्रीज की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है दैट कैन नॉट रन देयर कंट्री, दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू रन देयर कंट्री, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से दे कैन गेट सम एड और सम लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, WHO इज़ वेरी फेमस, बहुत सबको पता है WHO का, दैट हेल्थ रिलेटेड जितनी भी एफर्ट्स होती हैं दैट आर अंडर द WHO। लेट 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन की टर्म हमारे सामने आती है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो अगर किसी भी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में कोई भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन फाइनेंशियल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, तो उस इंटरेक्शन को हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। MNCs भी उसमें आ जाती हैं कि MNCs का किसी भी स्टेट के साथ कोई भी इंटरेक्शन है या कोई भी फ्रेंचाइज स्टेट में खुलनी है, तो कोई भी इस तरह का इंटरेक्शन जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान हो या एक स्टेट से दूसरी नॉन स्टेट एक्टर के दरमियान हो या नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान में कोई भी इंटरेक्शन हो, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ज़्यादा अपना रोल एक्सपैंड किया, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात करने के लिए और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई, उसके साथ साथ हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस सामने आई, जैसे कि यूरोपियन यूनियन थी या जैसे कि अफ्रीकन यूनियन थी। ओके, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिसमें कोई भी कंट्री, डज नॉट मैटर कि वो मैप पे किस जगह है, वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकती है अगर वो उसके क्राइटेरिया से पूरी उतरती है तो। लेकिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक ये स्पेसिफिक चीज़ होती है कि दे आर वर्किंग फॉर द कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्टेन रीजन। जैसे यूरोपियन यूनियन
यूरोप की कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो विद इन द यूरोप कोऑपरेशन और पीस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान कोऑपरेशन और पीस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं और एज अ रीजन डेवलप करने के लिए काम करते हैं। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, जैसे यूएन हमने ऊपर डिस्कस किया। यूरोपियन यूनियन जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बट इट इज स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, के दो गवर्नमेंट्स के दरमियान में वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो यूरोपियन यूनियन भी आईजीओस की कैटेगरी में आ सकती है। नेटो की बात की जाए तो नेटो इज द ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस और उसके एलाइज के दरमियान थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात की कि ये किसी भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए काम कर सकती हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रीन पीस है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमएनसीज जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था, दैट आर एक्चुअली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में इसलिए फॉल करती हैं क्योंकि इन कॉर्पोरेशंस का एक्चुअली ग्लोबल ट्रेड पे भी इन्फ्लुएंस होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इन्फ्लुएंस होता है और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी इन्फ्लुएंस होता है। एमएनसीज की एग्जांपल में आ जाती हैं, आपके पास टोयोटा आ जाती है, आपके पास मैकडॉनल्ड्स है, जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं। हमें पर्पस पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और बेसिकली पीस को और कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, तो अब याद ही हो जाना चाहिए ना जितनी दफ़ा मैंने बोल दी है। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें कि इनका एक्चुअली फंक्शन होता क्या है, पहले नंबर पे आ जाता है कि पीस और सिक्योरिटी के लिए होती हैं, कि ताकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके पीसफुली, सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं कि पूरी दुनिया में मॉनिटर कर सकें कि कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो नहीं आया हुआ या कहीं पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूएन की ही कमेटी है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो वो इसके लिए स्पेसिफिकली काम करती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए काम करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके थ्रू ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाता है कि दे आर मेकिंग रूल्स फॉर ट्रेड्स। ये स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनके थ्रू ट्रेड होगी बिटवीन द कंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बिटवीन द कंट्रीज ये काम करती हैं, जो जैसे कि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती हैं कि अगर कोई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इस तरह की जो सारी चीज़ें वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस में आ जाती हैं और हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए काम करती हैं, जैसे कि कोई भी डिज़ास्टर है, जैसे कि ड्राउट है या कहीं पे फ्लड्स हैं और वो कंट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इस वजह से अल्टीमेटली उस कंट्री में रहने वाले सिटीजन सफ़र कर रहे हैं, और तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन कंट्रीज़ को फंड करती हैं और सपोर्ट करती हैं थ्रू एड, जिसमें WHO आ जाता है और रेड क्रॉस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ओके, सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस आ जाती हैं। कौन सी ऐसी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके इम्पैक्ट क्या हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हमने ऊपर डिस्कस किया होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ जनरल ओवरव्यू एक दफ़ा देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस है जिसका प्राइमरीली काम ये है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट के लिए काम करे, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करे और अल्टीमेटली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे, ताकि कोई भी फ्यूचर World War III जैसी वॉर्स ना हो, जो कि अभी तक शुक्र है खुदा का नहीं हुई, लेकिन अभी वी कैन सी द पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर टेंशंस, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं होते हैं, जो कि ग्लोबली सारी कंट्रीज पे इम्प्लीमेंट होते हैं। IMF है, जो कि उन कंट्रीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है जो कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस कर रही होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काम करती हैं और इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके। यूरोपियन यूनियन स्पेसिफिकली, जैसे हमने बात किया था कि यूरोपियन नेशंस के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए और यूरोपियन नेशंस में कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए काम करती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल टेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज हैं, उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्लीटली फिक्शनल, कोई एक कंट्री है जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो उसका इंटरेस्ट तो इसी चीज़ में लाया करेगा ना कि उसकी ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएं ग्लोबली,
ठीक है, और बाकी कोई और कंट्री है जो कि उसकी राइवल भी है और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑयल की, लेकिन उसके पास ऑयल रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए तो मुश्किल ही होगी ना कि उसको ज़रूरत है और उसको ग्लोबली अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसको हाई प्राइसेस पे ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि उसने यूज़ तो करना ही है। तो ये जो ऑयल की प्राइसेस वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल IMF है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डील विद द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, तो उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। फंडिंग एंड रिसोर्सेज बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स फेस कर सकती हैं जो अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे उनकी एबिलिटी को काम करने की। सॉवरेनिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस क्या है? सॉवरेनिटी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट जिसके थ्रू स्टेट को हक है कि वो अपने आप को सेल्फ गवर्न करे, वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी एक्टर से इन्फ्लुएंस ना हो। तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी स्टेट की जो डोमेस्टिक गवर्नेंस है या जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उनमें इन्वेड नहीं कर सकती। एट दैट पॉइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिकम हेल्पलेस। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ग्लोबल पावर डायनामिक्स आ जाता है। जैसे कि हमें पता है देयर आर फ्यू मेजर स्टेट्स जो कि इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी दे वांट डोमिनेंस एंड दे गेट इट, जिससे कि अनइवन रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अल्टीमेट फोकस है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर कंट्री की उनके प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो कंट्री अपने इश्यूज को प्रेजेंट कर सके, डिस्कस कर सके और उसके सॉल्यूशंस निकल सकें। सो दीज आर द चैलेंजेस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर क्या हो सकता है? दे नीड टू डील विद ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि कोविड-19 आया, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है कि वो नए रिफॉर्म्स लाएं ताकि वो गुजरते हुए टाइम के साथ स्टिल इफेक्टिव रह सकें और कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो सके। और फ्यूचर में ये चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत बेहतर कर सकती है कि इंटरनेशनल कॉपरेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल लेवल पे काम करें। जैसे अफ्रीकन यूनियन है या यूरोपियन यूनियन है, उस तरह की एशियन कंट्रीज़ की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो और विच स्पॉइलर अलर्ट एग्जिस्ट्स बट उस तरह से फंक्शनल नहीं है। रीजनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर ज़्यादा हो जाएं तो वो बेहतर तरीके से अपने रीजन की स्पेसिफिकली अपने रीजन के इश्यूज को सॉल्व कर सकती हैं बेहतर तरीके से, रादर देन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकी 193 कंट्रीज़ को भी देख रही है और दे हैव टू मेक अ डिसीजन जो सबके लिए फ्रूटफुल हो, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। एशिया की कंट्रीज़ के इश्यूज़ फ़र्क हैं, वेस्ट की कंट्रीज़ के इश्यूज़ फ़र्क हैं, तो उनको डील करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रीजनल लेवल पे काम कर रही हों ताकि लोकल इश्यूज भी सॉल्व हो सकें। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कम्युनिकेशन को और कोऑपरेशन को बेहतर बना सकती हैं बिटवीन द कंट्रीज़। एट दी एंड अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से शुरू हुई कि दे वर जस्ट ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स टू अ प्रॉपर इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव इवॉल्व्ड एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। बिसाइड्स कुछ चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रही हैं और फ्यूचर में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज पे बात करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें थ्रू रीजनल कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म्स इन द स्ट्रक्चर तो बहुत बेहतर हो सकता है। आगे की वीडियोस में वी आर गोइंग टू डू केस स्टडी ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। If you were preparing this specific topic for exam or just gathering information for assignment, I hope the purpose is fulfilled. Or if you're just a good person who is interested in international politics and want to learn new things, you must subscribe to the channel. Thank you.